topic commitment to self, sports and the nation. Our speaker is Mr. Kamal Ali Khan sir. He is one of the senior most coaches of Sai NS Patiala, and he is an international athlete. He has participated in the Asian Games. So I request Kamal Ali sir to please take the class. Sir. Sir, morning, sir. Good morning. Pandian, my voice is clear? Yes, sir. Little low, sir. We can hear you, sir, but it is very low voice, sir. Mr. Pandian? Yes, sir. थोड़ा कम है, sir, लेकिन we can hear you, sir. I am thank you from the bottom of my heart to our worthy Senior Executive Director and Deputy Director who give me the opportunity that I am also a part of this very important program, and also thankful our coordinator, Mr. Pandian. Mostly our students approach that I will speak in Hindi. There is no problem. I will try my best to speak in Hindi, maximum part, but my slide will be in the English. सबसे पहले मैं सीनियर वर्दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे धन्यवादी हूं कि ये मौका दिया, और मैं पांडियन जी जो आज के कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी धन्यवादी हूं। आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पे जाने से पहले या इसको समझने से पहले कि हमारे स्पोर्ट्स के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए ये क्यों जरूरी है, क्यों हमने चुना और इस पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जानना जरूरी है कि इस अर्थ पे, इस जमीन पे, ये जो धरती है, इसमें आज इस प्रोग्राम ये खास तौर से फेंसर्स और वेटलिफ्टर्स के लिए है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो आने वाला भविष्य है मेरे भारत का। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए होंगे, फिर जब समझ आई तो हमने देखा भी है कि हम जितनी भी क्रिएशन है इस धरती की, उस क्रिएटर को हम सृष्टा कहें, परमेश्वर, ईश्वर कहें, गॉड, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें या नेचर कहें, उसकी इस धरती की सारी सबसे खूबसूरत क्रिएशन अगर कोई है तो है इंसान। और हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो पहली हमारी स्टेज यह है कि हम इस धरती के एक स्पेशल लोग हैं, क्रिएशन हैं, स्पेशल क्रिएशन। उन स्पेशल क्रिएशन में, उन स्पेशल वर्ग में हमारी एक और हैसियत बड़ी अहम है कि हम खिलाड़ी हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हम खिलाड़ी, जानते हैं आप कि खिलाड़ी पैदा होता है, प्लेयर पैदा होता है, बाय बर्न होता है। तो मालूम यह हुआ कि क्रिएटर ने इस धरती पे जितने इंसान पैदा किए, उनमें एक विशेष वर्ग है, एक खास वर्ग है, एक स्पेशल वर्ग है खिलाड़ियों का। हमने उसके लिए चुना, उसमें लाके रखा, तो हम दूसरों से डिफरेंट हो गए, हम दूसरों से अलग हो गए, फर्क हो गया हमारा अंदर, हम उनसे क्रिएशन में ही बेहतर हो गए। और फिर स्पोर्ट्स में
जैसे आप जानते हैं कि वेटलिफ्टिंग और फेंसिंग, ये दोनों ही स्पीड डोमिनेंट, जिनके अंदर स्पीड लीड करती है, स्पीड डोमिनेंट गेम है। यहां स्पीड का बड़ा अहम रोल है। ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाके सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि फास्ट ट्विच फाइबर जो नेचुरल हमारे अंदर होते हैं, उनके बिना हम कोई भी फास्ट गेम में एक ऊंचा स्थान, एक ऊंची प्लेस, एक मेन मकाम नहीं ले सकते। तो मालूम हुआ कि उस वर्ग में भी हमें स्पेशल चुना है। आप एनसीओई, एसटीसी लेवल के जो प्लेयर्स हैं, ऐसे ही नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप चुने हुए लोग हैं भारत के कल और भविष्य के लिए। तो आप इसमें भी एक स्पेशल स्थान हो गया। जो जितना इंपॉर्टेंट हो, उसकी जिम्मेदारी, उसके ऊपर जो ड्यूटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। आप आम होते, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आम होती। यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल पर्सन। जब आप स्पेशल हैं तो फिर क्या है, आपके ऊपर एक खास स्पेशल जिम्मेदारी भी है। आपकी 3 हैसियतें हैं, 3 आपके वर्ग, 3 स्टेजेस हैं। प्लीज कीप इन माइंड। एक आप स्वयं हैं, खुद आपकी पर्सनालिटी, यू आर सेल्फ। और जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हमारा हर काम, हमारा हर कदम, हमारा हर स्टेप, हमारी हर एक्टिविटी, अगर वो पॉजिटिव और ऊंची और अच्छी होती है तो हमारे साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे परिवार, सब उसके साथ जुड़ता है। लेकिन हम एक कम्युनिटी से जुड़े हैं, वो है स्पोर्ट्स। हमारी पहचान स्पोर्ट्स है। तो सेकंड हमारा पार्ट है स्पोर्ट्स। और हम खुद और ये स्पोर्ट्स अगर किसी के लिए सीरियसली देखे तो है, तो वो है हमारे नेशन के लिए। तो देयर आर 3 मेन थिंग्स: सेल्फ, स्पोर्ट्स एंड नेशन। इसी को ध्यान में रख के कि आखिर हमें इन 3 चीजों के लिए क्या करना है और कमिटमेंट क्या चीज है। कमिटमेंट बहुत सी परिभाषाएं, बहुत सी डिफिनेशन है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्यों जरूरी है, उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी था कि हम क्या हैं। मालूम यह हुआ कि एक स्पोर्ट्समैन को अपने आप को अगर चेक करना है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, तो इसके लिए स्पोर्ट्स करते हुए अगर आप चाहते हैं वो स्थान हासिल करना, वो प्लेस करना, तो उसके लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा। और याद रखिए कि ये टारगेट मेन भी होते हैं और उसके सपोर्टिंग भी होते हैं। हम ये समझते हैं, और आप भी अपने यकीनन सोचते होंगे, और नहीं है तो मैं अपने उन छोटे बच्चों से, बहुत से छोटे छोटे नजर आ रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, मैं आपसे कहता हूं कि आज ही अपने बेड के सामने लिख लीजिए कि आपका टारगेट कुछ और नहीं है बल्कि इस धरती मां, इस भारत के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम कमिटमेंट में बात करेंगे, और वो नेशन के लिए होगा। इसके बाद कैसे होगा? स्पोर्ट्स के थ्रू। आप फेंसर हैं तो आपकी जिम्मेदारी फेंसिंग के लिए है। आप नेशनल में गोल्ड लेंगे, आपका स्पोर्ट्स फेंसिंग एक पहचान बनेगी, उसकी एक अलग स्थान होगा। आप वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक में गोल्ड लेते हैं, आपका वेटलिफ्टिंग गेम एक पहचान बनेगी, उसका एक मुकाम होगा, उसका एक स्थान होगा। तो मालूम हुआ कि आप अपने लिए सिर्फ नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स नेशन के लिए करेंगे। तो आपका एक टारगेट ओलंपिक गोल्ड, दूसरा टारगेट अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाना, और तीसरा टारगेट ये कि मुझे वो काम करना है। और कोई स्थान हासिल करने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए, कोई पोजीशन लेने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि उसके लिए परिश्रम। अब हमें परिश्रम करने के लिए कुछ जरूरत होती है अपने आप से प्रश्न करने की, सवाल करने की। क्वेश्चन
हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ता है कि मुझे ये करना है तो कैसे करूंगा, कितनी मेहनत के साथ, कितने हार्डवर्क के साथ। और यही वायदा, यही कमिटमेंट कहलाता है। तो हमारे रोज डेली की प्रैक्टिस के वक्त भी कमिटमेंट है, हमारा हर माइक्रो में भी कमिटमेंट है, हमारा एक मैक्रो कमिटमेंट ओलंपिक मेडल है। मैंने कुछ छोटी सी एक डिफिनेशन 3 पार्ट में ही लिखी है कमिटमेंट की, जरा देखिए स्लाइड में। क्या है? ए प्रॉमिस। किससे प्रॉमिस? अपने आप से। अपने आप से आज ही एक वायदा करना, खुद से, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को नहीं बताना है, बस आप खुद होंगे, आपकी आत्मा होगी, आप खुद अपने आप से करते होंगे। वो एक प्रॉमिस होगा। क्या प्रॉमिस? कि मैं अगर उस सृष्टा ने, उस नेचर ने मुझे ये स्पोर्ट्स दिया है, स्पोर्ट्स में लाया है, मेरे अंदर वो टैलेंट रखा है, मेरे अंदर वो हैसियत रखी है कि मैं खिलाड़ी बनूं, मैं वेटलिफ्टर बनूं, मैं फेंसर बनूं, तो मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अपने नेशन के लिए 100% गोल्ड मेडल जीतूंगा। ये हमारा प्रॉमिस खुद से होगा। और इसके रास्ते में जितनी परेशानियां, जितनी मुश्किलें, जितने भी हार्डवर्क, जितना परिश्रम होगा, मैं करूंगा। ये है प्रॉमिस। किससे? खुद से। सेकंड है एन एग्रीमेंट। हमारा एग्रीमेंट हम समझ नहीं पाते। हमारा एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? फेंसिंग के साथ अगर आप फेंसर हैं, वेटलिफ्टिंग के साथ अगर आप वेटलिफ्टर हैं, और किसी और गेम के वो देखते हैं, तो आप अपने गेम के साथ आपका एक एग्रीमेंट है। और याद रखिए, एग्रीमेंट अगर पूरा ना किया जाए तो ये एक गुनाह, ये एक पाप, ये एक कानून को तोड़ने वाली बात होती है। यहां एग्रीमेंट हमारा उससे हो रहा है जो पहचान है। आप बताइए, पूरे इतने बड़े हिंदुस्तान में, इतने बड़े भारत में, आप चंद लोग हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, चंद लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं एनसीओई हमारे सेंटर्स के लिए, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करके भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसी कि मुझे उम्मीद है। तीसरी है प्लेज, शपथ। और ये शपथ हमेशा सबसे अहम होती है अपनी धरती मां के लिए, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए। तो क्या चीज बनती है डिफिनेशन? ए प्रॉमिस, एन एग्रीमेंट एंड प्लेज टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में आप करोगे, जो आप भविष्य में करोगे, उसके लिए अपने आप से एक प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट कर लेना शपथ के साथ कि मैं इस धरती के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए ओलंपिक में मेडल लूंगा। यह है हमारा कमिटमेंट करना, और इस चीज के लिए करना। लेकिन ये याद रखिए कि जानना जरूरी है कि इसको हम एज ए प्लेयर हमारे किन डायमेंशन में देखें। मैं कुछ बातें शायद वो रखूं जो इससे पहले नहीं सुनी हो। याद रखिए कि खिलाड़ी को, एक प्लेयर को अपने आप को खुद चेक करना चाहिए। 4 डायमेंशन हैं जिनमें हमें काम करना है, और ये वो 4 डायमेंशन हैं जिनमें हम 100% देते हैं। तो 100% हम इस भारत के लिए वो कर गुजरेंगे जो धरती मां हमसे चाहती है। एक वर्ड याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अगर ध्यान आए, और अगर आपको लेक्चर के बाद लगे कि यकीनन ये चीजें हैं जिनको याद रखना भी जरूरी है और जिस पे हमें कमिटमेंट करना जरूरी है। अगर हम इसे जर्नली पढ़ें तो ये पीस, ये भी पीस बन जाता है, PIES। ये 4 लेटर हैं, ये 4 अक्षर हैं इंग्लिश के। इनके ही पीछे पूरा आज का मेरा टॉपिक कमिटमेंट है। और अगर हमने इसको होल्ड कर लिया, हमने इस पे अपना प्रतिनिधित्व कर लिया, हमने इसको कवर कर लिया उस लिहाज से जो इसकी डिमांड है, तो यकीन मानिए फिर हमारा कमिटमेंट कामयाब है। और हमारी जितनी भी स्कीमें चलती हैं, जो हमारे भारत सरकार बना के देती है, जो आपके कोचेस काम करते हैं, जो वो सोचते हैं, उनका वो स्वप्न पूरा होगा। सबसे पहले मैं पी को ले रहा हूं। व्हाट इज द पी? और इसको मेजर करने के लिए क्वोशिएंट, आप लोग जानते हैं कि किसी चीज को मेजर करने का तरीका होता है। तो फर्स्ट है PQ। इसको अगर मेजर करना है तो हम इसे PQ से करेंगे। P मींस फिजिकल, आपकी फिजिक्स। P स्टैंड फिजिक्स। ये 4 मैंने
बड़े अहम चीज रखी हैं। याद रखिए कि कमिटमेंट पहला, सबसे पहला शुरू होता है, जैसे मैंने कहा था कि आप मामूली लोग नहीं हैं, आप स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पैदा किए गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत है। एक आम आदमी, एक जनरल पॉपुलेशन कुछ भी खाए, कुछ भी करे, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खिलाड़ी हैं। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जब तक मैं भारत मां को, धरती मां को वो गोल्ड मेडल ओलंपिक का ना दूं, मेरी जुबानी, मेरा जाती टेस्ट सब खत्म। आज से मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरी डाइट वो होगी जो हमारे डाइटिशियंस, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपके कोचेस, जो आपको मोहब्बत करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको दिन रात जिन पे लगे, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब करी है वो डाइट हम खाएंगे। याद रखिए, हम लोग, आम लोग, और खास तौर से हम भारतीयों में एक कमी है कि हम डाइट अपने टेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन आप खिलाड़ी हो, आप जानते हैं डाइट का फर्क क्या पड़ता है। हमारी एक बहुत जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लेकर सिल्वर, भारत का नाम रोशन किया। टॉप क्लास वर्ल्ड में नाम आता है सिद्धू का। उनको हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। वहां बिरयानी बहुत लोग टेस्टी खाते हैं और उनका टेस्ट है, उनका खाना है ये। लेकिन उनके कोच ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता, आप बिरयानी खाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत फैट होता है, और फैट को फिर घटाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, ये बात यकीनन आप में जो मैच्योर्ड प्लेयर हैं वो भी जानते हैं, बच्चे नहीं जानते, लेकिन कोचेस जानते हैं कि अगर 1 केजी वेट भी एक्स्ट्रा आपका वेट्स जो है फैट की वजह से बढ़ जाए, तो फिर उसको कम करने को कितनी परेशानी होती है। इसके लिए आप एक कमिटमेंट आज करेंगे कि आज के बाद आपका हर खाना, हर डाइट, हर चीज सिर्फ इसलिए होगी कि वो फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों के लिए जो डाइटिशियन या कोच कहते हैं, बस वो खाएंगे और उसके लिए खाएंगे। ये है एक छोटा पहला बेसिक कमिटमेंट। हम आज प्रॉमिस करेंगे, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें अपने आप से कि नहीं, अब हमारा जाती टेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि हम भारत के लिए स्पेशल पैदा किए गए हैं। तो फिर इस भारत को मेडल दिलाना और भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाना, ये हमारा पहला काम है। और आप देखें, नेचर ने ये हमारा शरीर कैसा बनाया है, कभी गौर किया? एक खिलाड़ी को करना चाहिए। ये वही खाता है जो चीज, जो लेता है जो चीज इसके लिए बनी है। आप कह सकते हैं कि इसके लिए जो चीज नहीं बनी है, लोग ज्यादा खाते हैं, वो भी अंदर जाता है, लेकिन ये फौरन उसे वापस कर देता है, या तो वोमिटिंग के जरिए या फिर नॉर्मल में जो हम मोशन करते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें बाहर नहीं निकलती, जानते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? वो डस्टबिन में डाल देता है। हमारे शरीर में एक डस्टबिन है जो कि फैट की शक्ल में कन्वर्ट होता है। आप सोचिए, आप एक बाइक खरीदते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। उस मोटरसाइकिल को कैसे चलती है? वो पेट्रोल से। वो बाइक पेट्रोल से चलती है, 80-90 रुपए लीटर। अगर आप ये सोचें कि मेरी बाइक बड़ी कई लाख वाली है, जैसे आजकल चल रही हैं, क्यों ना मैं इसके अंदर फ्यूल जो है वो भी महंगा डालूं, और आप देसी घी, बड़ी ताकत की चीज है, पिघलाकर 500 रुपए लीटर का आप उसके अंदर देसी घी डाल दें, तो क्या बाइक चलेगी? कभी नहीं चलेगी। वो बाइक बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, खराब हो जाएगी। जबकि आप उसके अंदर क्या दे रहे हैं? 500 रुपीस लीटर का डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइक के लिए पेट्रोल बना है, पेट्रोल से के लिए बनी है बाइक, उसी से चलेगी। हमारा ये शरीर, स्पेशली मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये शरीर फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग के लिए बना है, और इसको मुकाम हासिल करने के लिए तो आपकी डाइट सिर्फ वो होगी जो डाइट आप अपना, आपका डाइटिशियन और कोच करेगा। ये आज आपका कमिटमेंट होगा अपने आप से। सेकंड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मींस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं, और ट्रेनिंग एक बोझ नहीं। ट्रेनिंग किसी तरह का बोझ नहीं बनेगी, बल्कि ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रेनिंग हमारे लिए मोहब्बत बनेगी। ट्रेनिंग से हम मोहब्बत करें, ट्रेनिंग से हम ऐसा करें कि हम इतनी ट्रेनिंग करें कि ट्रेनिंग हम पे फख्र करने लगे। ट्रेनिंग हमसे कहे कि ये यकीनन ये मोहब्बत करता है, इस गेम को इस तरह तक करता है कि ट्रेनिंग हमारे
अंडर में आ जाए। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं, फिर अपने आप को सोचिए कि एज ए ह्यूमन और ह्यूमन में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो हम ऊंचे वर्ग के लोग हैं, हमें स्पेशल वर्ग बनाया है, क्या हम एक बाज जिसे ईगल कहते हैं, उस ईगल से भी गए गुजरे हैं? आप ये फोटो देखिए पहले, यह है ईगल, ये नीचे उड़ रहा है, इसके पर बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ता है, किसी को भी पकड़ के ले आता है, अपनी डाइट के लिए समंदर से मछली तक को निकाल के ले आता है। लेकिन इसकी स्टोरी जानते हैं? इसकी उम्र एवरेज 70 साल होती है। 70 ईयर्स तक ये जिंदा रहता है। लेकिन 40 साल की लगभग जब उम्र होने को आती है इसकी, फिर जानते क्या होता है? इसके पंखों में इतनी जान नहीं रहती, इसकी चोंच मुलायम हो जाती है, इसके नाखून खराब हो जाते हैं। अब ये शिकार नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। क्या करता है ये सीधा बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है, पहाड़ की किसी ऊंची जगह सन्नाटे में। वहां जाकर ये अपने जितने भी इसके चोंच आगे की है उसको पत्थर से मारना शुरू करता है। मारते 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 इतना मारता है कि इसकी चोंच गायब हो जाती है, टूट जाती है। आप सोचिए कि अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए इसका ये कमिटमेंट है अपने आप से कि आज मैं अगर चोंच अपनी तोड़ रहा हूं, ये तकलीफ उठा रहा हूं, अपना मुंह तोड़ रहा हूं, तो कल मेरे लिए बहुत भविष्य अच्छा होगा। फिर इसकी चोंच टूट जाती है, बहुत तकलीफ होती है इसे, बड़ा पेन होता है इसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी नई चोंच निकलती है। ये यहीं पे नहीं रुकता, फिर ये अपने तमाम परों को एक एक करके निकाल के बाहर कर देता है, एक एक को तोड़ देता है, सारे पर टूटते हैं। अभी जो ऊपर बाज बैठा है, इसके पर नए निकले हुए हैं, इसकी जो दुम है भी निकली भी नहीं है, फिर इसके नए पर निकलते हैं, इसी तरह नए नाखून निकलते हैं, और ये नया बाज बन के जब उतरता है तो फिर 30 साल 30 ईयर्स तक उसी फुर्ती, उसी ताकत, उसी स्पिरिट के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बाज आपके लिए है, आपके अंडर में, आपके फायदे के लिए ईश्वर ने पैदा किया है। आप एक खेल के लिए पैदा किए गए हो। क्या आप फेंसिंग, क्या आप वेट लिफ्टिंग के लिए चंद वो घंटे अपने शरीर को नहीं पिघला सकते जो आपके कोचेस चाहते हैं? यकीनन आप करेंगे, अगर आपको ये पता हो कि आपका मुकाम, आपका स्थान, आपकी पोजीशन, आपकी हैसियत क्या है। आज से एक कमिटमेंट कि जितना हमारे कोच वर्क कहते हैं, हम उनसे कहेंगे कि नहीं हमें अभी और करना है, फिर वो हमें बताएंगे इंपॉर्टेंस वर्क की और हम रुकेंगे। यह है हमारा कमिटमेंट, बड़ा अहम। अगर इस कमिटमेंट को हम पूरा करते हैं तो यकीन मानिए कि भविष्य आपके कदमों में होगा, मेडल आपके अंडर में होगा। तीसरी चीज, रिकवरी। आम तरीके से हम छोटे बच्चे, स्पेशली स्पोर्ट्स वाले, खेलते हैं और कोचेस कहते हैं कि अभी आप 2 घंटे रेस्ट करेंगे, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, इतनी देर लेटेंगे। आप लेटते भी हैं, रेस्ट भी करते हैं, दिन दिन भर लेटे रहते हैं बहुत से खिलाड़ी। तो याद रखिए वो रिकवरी नहीं होती। क्यों? मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, मैं मॉडर्न टेक्निक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप क्या करते हैं? बिस्तर पे तो जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल होता है जो आपके खास तौर से दिमाग को, आपके माइंड को फिर रेस्ट नहीं देने देता। और मैं समझता हूं, पांडियन जी भी इस बात से मेरी एग्री होंगे, कि वेट लिफ्टिंग और फेंसिंग दोनों के लिए माइंड का फ्रेश होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। एक डिसीजन लेना कि किस इसको हमको कैसे लिफ्ट करना है, प्रॉपर टेक्निक क्या है, वो हमारे दिमाग में बंधी रहे, ये नहीं बन सकती जब तक फ्रेश माइंड ना हो। फेंसिंग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना, और आपके यहां खास तौर से साइबर जो टेक्निक है, जो बहुत फास्ट मानी जाती है, उसके अंदर क्या होगा, आप कैसे लेंगे? तो याद रखिए कि रिकवरी उस तरह जैसे रिकवरी हो। मैं फिर उसी खिलाड़ी को आपको एग्जाम्पल दूंगा, बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु। आप जानते हैं, उनके कोच ने 1 साल पहले, मैं दूसरे खिलाड़ी का नाम नहीं लेता, 2 खिलाड़ी थे जिनसे ये कहा कि तुम दोनों का मेडल ओलंपिक में आएगा, लेकिन अगर तुम अपने मोबाइल मेरे हवाले कर दो। हमारी इस भारत की बेटी ने अपना मोबाइल कोच साहब को अपने दे दिया। दूसरे खिलाड़ी थे, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे कंट्रोल है, मैं कंट्रोल कर लूंगा। मेडल उनका आया जिन्होंने दे दिया। और फिर पहली बार मेडल इतने लंबे महीनों बाद, साल के बाद,
कब दिया कोच ने? जब उन्होंने मेडल जीता, तब उनको मोबाइल दिया कि अब आप अपने घर फोन करिए और जो चाहे देखिए। ये है हमारे लिए कमिटमेंट। रिकवरी के लिए भी ये कमिटमेंट होगा। रिकवरी का मायना ये नहीं है कि हम पढ़ के बिस्तर पे लेट गए, नहीं। रिकवरी का मतलब है पूरी तरह से रिकवर हो, और इसके लिए मैं रिकवरी प्रोसेस पेश करने या बताने नहीं आज आया हूं, मैं कमिटमेंट के लिए आया हूं कि आपका कमिटमेंट इस रिकवरी के लिए भी होगा। तीसरा और चौथा जो है बड़ा अहम, जो आपने कम सुना होगा, लेजर टाइम। ये लेजर टाइम बड़ा अहम है। आम तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको समय भी देना होगा और गाइडेंस भी लेना होगी, चाहे अपने कोचेस के लिए, क्योंकि कोच आपका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, आपका टीचर भी होता है, आपका पेरेंट्स भी होता है, आपका भाई, आपका दोस्त भी होता है। वो बताएगा। ये टाइम वो होता है जब हम इसमें कुछ नहीं सोच के अपने रिश्तेदार, अपने अजीज, माता पिता, बहन भाई, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करते हैं। ये भी लाइफ के लिए जरूरी है, खिलाड़ी के लिए जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, ऐसे लोगों के साथ बैठना जिनके पास से आपको पॉजिटिविटी और रिलैक्स के लिए कुछ मिले। ऐसे लोग नहीं जो ये कहते हों, जैसे अक्सर वो लोग जो अच्छे खिलाड़ी नहीं होते या किसी तरह से कंफ्यूज होते हैं, उनके मुंह से सुना होगा आपने, शायद कल या परसों आपका एक, मैंने जैसे देखा था, एक डोप पे लेक्चर भी था। वो कहते हैं कि ये निगेटिविटी चीज जो बैन है, नहीं खाओगे खिलाड़ी नहीं बनोगे। हमारा दिमाग के अंदर यही घूमता रहता है। नहीं, लेजर टाइम का मतलब है कि हम इंजॉय टाइम है, हंसी मजाक का टाइम है, एक दूसरे को खुश करने का टाइम है, और सिर्फ पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग सोचने का टाइम है। और ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हमें कोई निगेटिविटी नहीं सोचनी है। तो आज पीक्यू के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज, रिकवरी और लेजर टाइम के लिए कमिटमेंट करना है अपने आप से, कि मैं आज के बाद जो भी खाऊंगा वो जो मेरे कोच साहब या डाइटिशियन मुझे बताएंगे। मैं एक्सरसाइज उतनी जरूर करूंगा, बल्कि और ज्यादा करने के तैयार रहूंगा, कितना भी पेन हो, कितना बदन टूटे। मैं रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे कोच साहब नहीं कहेंगे। मैं रिकवरी उसी तरह करूंगा जैसे मेरे कोच ने कहा। और लेजर टाइम मैं उन्हीं के पॉजिटिव लोगों के साथ बैठूंगा जो मुझे रिलैक्स करेंगे, जिनसे मुझे कुछ मिलेगा। यह है पीक्यू। इसके अंदर आप जरा देखें, आज अपने आप को अभी मेरी बात करते करते सोचिए कि क्या आपने वो डाइट लेते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए, आपके शरीर के लिए, फैट बढ़ने के लिए है। उसको मेजर कर लीजिए, फैट कितने परसेंट है मेजर कर लीजिए। एक्सरसाइज, क्या आपके कोच साहब ने जो आपका लोड बनाया है वो लेते हैं, या फिर बीच में बंक मार देते हैं? आज से बंद। इस क्वेश्चन से इसको आप मेजर कर सकते हैं। रिकवरी प्रॉपर ऐसे ही कर रहे हैं या फिर मोबाइल में टाइम निकालते हैं? और लेजर टाइम क्या आप देते हैं? प्लीज आप इसको करके देखिए, लेकिन इसके लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी कि मैं इसके सिवा मेरा कुछ नहीं, यही चीजें हैं जिन पर मुझे पूरा कंसंट्रेट करना है। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत का नेतृत्व करते हुए इस धरती मां के लिए आप गोल्ड मेडल जीतेंगे। यह है पहला पी। सेकंड, आईक्यू। हमारे यहां अक्सर और स्पेशली, माइंड मत कीजिएगा, नॉर्थ साइड में खिलाड़ियों को ये लगता है, साउथ में तो काफी एजुकेशन हो गई है, लेकिन इधर सोचते हैं कि बस हम खेल रहे हैं तो हमारा इंटेलिजेंट नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। याद रखिए, मैंने शुरू में कहा था कि आप उस सृष्टा की, उस क्रिएटर की स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल ह्यूमन। और उस ह्यूमन में भी स्पेशल चुने हुए लोग हैं, स्पोर्ट्समैन। और उस स्पोर्ट्समैन में भी स्पेशल चुने हुए लोग हैं, स्पीडी लोग। आप वेट लिफ्टिंग वाले हैं या है कौन, फेंसर, और दोनों के लिए स्पीड चाहिए। आप इतने स्पेशल होके ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट ना हो? आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आईक्यू नॉलेज से बढ़ता है। कैसे नॉलेज? आपका स्पोर्ट्स के लिए नॉलेज ये होगी कि आप अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पढ़िए, उनकी लाइफ को पढ़िए, उनकी द्वारा की गई टेक्निक को पढ़िए, वीडियोस जो हैं उनके वो देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना जितना आप इसका स्टडी करते जाएंगे, जितना जितना आप बढ़ते जाएंगे, जितना जितना आगे बढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। वो टेक्निक, वो चीजें, वो ड्रिल्स जो मुश्किल होते थे, अगर आप उसको देखते हैं और उसके बाद परफॉर्म का एक पिक्चर बनाते हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। इसलिए आईक्यू बहुत जरूरी है। और आईक्यू के बहुत टेस्ट हैं।
नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट देना शुरू करिए जब खाली हुए, अभी वीक में या महीने में। आप देखेंगे जब आप स्टडी करेंगे अपने फील्ड की, लेकिन उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में आप इंप्रूव करते जाएंगे। और आईक्यू बढ़ने का मायना क्या है, स्पेशली मैं फेंसर से कहता हूं, मैं फेंसिंग कोच नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यकीनन वहां है। फेंसिंग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है। आप कैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंट ना हो? आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑफेंस भी कर देता है, डिफेंस भी कर देता है? इसको इंप्रूव करना है। वेट लिफ्टर अकेला स्टेज पे होता है, क्या वो सीन होता है, उसके सामने लोहे का किलो के हिसाब से वेट रखा होता है, और वहां उसके लिए लिफ्ट करना और टाइम के अंदर लिफ्ट करना, प्रॉपर टेक्निक से लिफ्ट करना, और आप वहां तमाम चीजें करते हैं, तो याद रखिए कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। इस इंटेलिजेंसी को अपने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए लगाना है और यूज करना है। यह है आईक्यू। सेकंड चीज, थर्ड, ईक्यू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम तरीके से हम ई से मीन्स है इमोशन, इमोशनल क्वेश्चन। आपके इमोशन क्या है? अक्सर इमोशन में जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी की चीज है वो है एंगर, गुस्सा। अक्सर खिलाड़ी आते हैं कि खिलाड़ी है गुस्सा, नहीं, खिलाड़ी को गुस्सा नहीं आएगा। मैं इससे पहले के बताऊं कि खिलाड़ी को क्यों नहीं आ सकता गुस्सा, इसलिए कि एक खिलाड़ी को अगर गुस्सा आ गया, अगर वो क्रोध आ गया, तो वो कैसे डिसीजन लेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो किस तरह से अपनी परफॉर्म करेगा। इसलिए एंगर नहीं, बड़ा कूल माइंड होकर रहना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखा, जरा ये देखिए। ये वर्ल्ड कप की है, शायद 2006 की। ये जो व्हाइट में खिलाड़ी हैं, ये दुनिया के टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, जिडान। और ये दूसरे खिलाड़ी जो हैं, ये इटली के हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल था, और जानते हैं क्या हुआ इसमें? मैच ड्रॉ चल रहा था, बहुत अच्छा खेले पूरा टूर्नामेंट, इससे पहले भी वर्ल्ड कप जिताया था, और इस बार यह था कि एक कमजोर टीम को सिर्फ इस जिडान की वजह से वो फाइनल तक आई थी। कुछ ही मिनट रह गए थे, एक्स्ट्रा टाइम में मैच चल रहा था और कुछ मिनट रह गए थे बस खत्म होने में। फिर टाई ब्रेकर होता, और उसमें उम्मीद थी कि फिर ये फ्रांस जीत जाएगा। लेकिन हुआ ये कि डिफेंड के खिलाड़ी ने उनको कुछ बैड वर्ड कहे, एब्यूज दिया। और क्यों दिया? साइकोलॉजिकल उनको डिस्टर्ब करने को। वो अपने क्रोध पर नहीं रख पाए कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाए, और उन्होंने उस खिलाड़ी को हिट कर दिया। रेड कार्ड हुआ, बाहर चले गए, और 2 या 3 मिनट बाद ही विसिल बज गई। टाई ब्रेकर में किक नहीं लगा सके, और फ्रांस वर्ल्ड कप हार गया। खाली वर्ल्ड कप नहीं हारा, बल्कि वो दुनिया का टॉप खिलाड़ी जिसके अगर इस वर्ल्ड कप जीत जाता तो शायद इसके बाद उसकी पोजीशन पता नहीं कहां होती, वो सब खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप से आज ये कमिटमेंट करें कि हमारे लिए जब तक हम कम से कम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ग्रोथ तो वैसी भी खराब है, लेकिन उस वक्त तक हम एंगर नहीं, हमारी तमाम कोशिश पॉजिटिविटी में चेंज करके हमारी ये होगी कि हम उस गुस्से को बदल दें अपनी स्पिरिट में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में, वर्किंग स्पिरिट में। ये कहलाता है ईक्यू। इमोशन बहुत बड़े अहम है, और इसके लिए एक इमोशन के लिए ये भी आपको बताऊं कि हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि सामने वाला जो है उसके इमोशन क्या है, वो क्या चाहता है। हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि वो एनसीओई में हो गए या किसी स्कीम में हो गए, बस हमने मेडल जीत लिया, हम इतने मेडल ले आए कि कॉन्टिन्यूस 4-5 साल रह सकें। नहीं, याद रखिए आपकी हर एक्टिविटी कोच के दिमाग में होती है, आपका हर काम आपके कोच के सामने होता है, तो उसके कोच के इमोशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। और वो कब रखते हैं? जब सिर्फ आपका कमिटमेंट अपने आप से ये होता है कि मुझे इस धरती मां के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, I am only for my country, only for my flag, I am only for my nation. There is no other between me and my target, me and my nation, me and my flag. जब ये कमिटमेंट होगा तब आप इमोशन का भी ध्यान रखेंगे, तब आप लोगों का भी ध्यान रखेंगे, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा। और इसके लिए मेजर करने का आसान तरीका है, आप सब अभी 2 मिनट के अंदर सोच लिए कि आपको गुस्सा आता है या ज्यादा आता है, कम। अगर ज्यादा आता है तो आज से ही वादा कर लीजिए कि खत्म,
बिल्कुल खत्म। जब तक स्पेशली मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूं, मेरा कोई गुस्सा नहीं, मेरा एक ही टारगेट है, वो है ये कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा वेट को लिफ्ट करूं। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं फेंसिंग में अपने मूवमेंट को, टेक्निक को कितना इंप्रूव करूं कि भारत को एक मेडल दूं। चौथा, एसक्यू बड़ा अहम है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये स्पिरिचुअल का मायना खाली धार्मिक प्रार्थना नहीं है, वो भी है, वो भी इसका एक पार्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एक एम, इसका बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ये दो चीज हैं, एम आपका क्या है और उसमें ऑनेस्टी कितनी है, इसको देखना पड़ेगा। और इसके लिए आज ही से एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा था कि आपको छोटे छोटे कमिटमेंट करना है। हमें छोटे छोटे कमिटमेंट के बाद हमारा एक पिरामिड जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा रिजल्ट आएगा, और फिर वो बड़ा रिजल्ट हमारे जो है मेन ओलंपिक मेडल में शक्ल में बदलेगा। तो एसक्यू के लिए कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। आप जिसे भी मानते हैं, आप परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा, जो चाहें, या आप नहीं मानते, आप कहते हैं नेचर सब कुछ है, बिल्कुल उसे मानिए, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। और प्रिंसिपल क्या है? ये धरती है, ये जमीन है, इसका कोई एम है? आप साइंटिस्टों से पूछिए। सूरज चमकता है, उसका कोई एम है? चांद है, उसका भी कोई एम है। उनके अपने एम हैं, और उस एम के साथ वो बड़े ऑनेस्ट हैं। ऐसा नहीं होता कि सूरज अपनी रोशनी को कम कर दे या ज्यादा कर दे, उसके बीच में कुछ चीजें आन के रोकती हैं, लेकिन वो उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी स्पीड के साथ चल अपना प्रकाश फेरता है। आप एक सूरज हो, किसके सूरज? इस धरती मां के। आप एक चांद हो, इस धरती मां के, जो उसको मेडल डालना है इसकी गोद में। तो आपका एम सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक मेडल। आपकी ऑनेस्टी, उसके साथ परिश्रम, और उसके साथ जो जो भी चीजें आपके कोच सब बताते हैं वो करना, ये आपका ऑनेस्टी के साथ होगा। अगर ये नहीं होता है तो याद रखिए कि फिर हम कामयाब नहीं होंगे। मैं कुछ लोगों को बताता हूं, आप जरा सोचिए, आप अगर धार्मिक हैं, क्या वो लोग कर सकते थे, हम नहीं कर सकते इस देश के लिए? आपने नाम सुना होगा, अभी बहुत नाम आया, अभी उनका बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना, रामचंद्र जी। एक राजकुमार, दिमाग में बैठाइए, आप में से जो लोग उनको मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, दिमाग में लाइए उन्हें। रामचंद्र जी एक राजकुमार जो एक राजा बनने वाले हैं, सिर्फ पिताजी के एक वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया, क्या? कि मुझे 14 साल तक जंगल की जिंदगी गुजारनी है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक राजा, एक राजकुमार, चहीता राजकुमार, जनता का चहीता राजकुमार, एक कमिटमेंट अपने आप से लेता है 14 वर्ष तक जंगल में रहने का। और फिर वहां जाने के बाद कहीं पे वो कम नहीं पड़े, सुस्त नहीं पड़े, बल्कि वहां जाके और एक्टिव हो गए। क्या एक्टिव हुए? हक नाहक, सच्चाई और झूठ की लड़ाई में सच्चाई को उन्होंने जीत कर दिखाकर ये बताया कि स्पिरिट क्या होती है, हमें सीखना है। और नतीजा क्या हुआ? गए थे तो रामचंद्र थे, जब लौट के आए तो पुरुषोत्तम राम बन गए। इस तरह घुटकर और इस तरह पिघलकर, इस तरह जिंदगी को लगाकर कुछ बनता है। आप आज एक स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, या नेशनल में मेडल है, उस लेवल के फेंसर या वेटलिफ्टर हैं, लेकिन आप हकीकत में स्पिरिचुअलिटी यह है कि अपने एम को बड़ा बनाइए। छोटा एम बनाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। छोटा एम बनाना ये कोई धार्मिकता नहीं है। धर्म कहता है सूरज को चमकना है तो अपनी हद तक चमकता है। आपको भारत के लिए चमकना है तो हद यह है कि ओलंपिक का मेडल। यह है ऑनेस्टी। कृष्ण जी को ले लीजिए, और बड़ी एग्जाम्पल है। एक तरफ सिर्फ अपना वायदा करने के बाद, अपनी एक हां करने के बाद, अपने लिए एक सिलेक्शन लेने के बाद, एक तरफ उनकी फौज, एक तरफ खुद। सबसे बड़ा महाभारत में अगर हम नुकसान देखें तो कृष्ण जी का हुआ, लेकिन कमिटमेंट इसे कहते हैं। एक भाई से कह दिया तुम्हें फौज चाहिए, दी। दूसरे भाई से कह दिया कि मैंने अपने आप को दिया, और आप देखिए कि अपने ही हाथों से अपनी फौज को खत्म कर दिया। यह है कमिटमेंट। क्या हम इस देश के लिए, क्या हम इस भारत के लिए अपने कुछ घंटे और कुछ समय को कुर्बान नहीं कर सकते? अगर हम चाहते हैं, हम मोहब्बत करते हैं कृष्ण जी से, तो यह बहुत बड़ा लेसन है। आप गुरु नानक जी को देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम धार्मिक लोग हैं, जरा उनसे लें।
गुरु नानक दौर, जिस दौर में उन्होंने सब जगह ये उपदेश दिए, कैसे दिए? प्लेन नहीं था, कारें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, पैदल। एक इतना उम्रदार शख्स पैदल चल के वो दुनिया भर का भ्रमण कर सकता है, चल सकता है, तो सोचिए अपने शरीर को कष्ट दे सकता है, तो क्या हम अपने देश के लिए प्रैक्टिस करके कष्ट नहीं दे सकते? आज ही कमिटमेंट कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हक के लिए क्या किया? एक आवाज उठाई। आप उनके सफर देखिए, उनका एम देखिए, उनकी कुर्बानी देखिए। आपको ये सब धार्मिक जितने भी दूत थे, ये जो मैसेंजर्स हैं, यहां मिलेगी, ये हमारे लिए लेसन है। आप कह सकते हैं कि मैंने तो उनके नाम बता दिए जो स्पेशल मैसेंजर्स थे। हम एक इंसान हैं, आम इंसान हैं। आप आम इंसान नहीं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। आइए मैं आपको एक और याद दिलाता हूं। इस शख्स को जानते हैं? यह है माननीय मदन मोहन मालवीय जी। जानते हैं इनसे हमें क्या प्रेरणा लेना है? इन्होंने भारत के भविष्य को सुधारने के लिए शिक्षा का महत्व को समझा और फिर क्या किया? कहा कि मैं भारत के भारतीयों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। कितनी परेशानियां हुई, समय नहीं है उनको बताने का। मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं। आज काशी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिस जगह पे है, कभी जाइए और जिन्होंने से देखा होगा आपने, कितना बड़ी जगह है। वो जंगल था, कांटों भरा। वहां के राजा ने कह दिया ठीक है, तुम्हें जमीन दे देंगे। जितना पैदल चल के दिन भर सूरज डूबने से पहले पहले तुमने कवर कर लिया, उतना एरिया हमने यूनिवर्सिटी के लिए दे दिया। जरा उम्र देखिए, टूटे हुए मामूली से जूते देखिए। ये आदमी उसके लिए दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दिन भर दौड़ता है और इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि आज सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग शिक्षा प्राप्त करके अपने लिए एक उदाहरण बन गए। ये एक आम इंसान थे, मदन मोहन मालवीय। शरीर से भी कमजोर थे लेकिन मेंटली टफ थे। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट करना और कमिटमेंट को निभाना जानते थे। आप तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कमिटमेंट कीजिए कि जब ये इतना मेहनत और परिश्रम कर सकते हैं तो हम अपने भारत के लिए सीरियस क्यों नहीं हो सकते? ये एक शख्स है सर सैयद, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। अकेले शख्स ने, हजारों लोग वहां पर शिक्षा लेके जा चुके हैं, हर वर्ग के लोग जा चुके हैं। इनका एक उदाहरण कि लोग कहते हैं ना खिलाड़ियों को पागल हैं, पागल लगे रहते हैं। हमारे बहुत से खिलाड़ी शर्माते हैं, हमें पागल कहा जाता है, हमें कहा जाता है इनको कुछ आता नहीं। याद रखिए, अगर आपको कुछ बनना है तो दीवानगी जरूरी है। कमिटमेंट कीजिए कि लोगों की नहीं सुनना है, हमें अपने देश के लिए करना है। ये वो शख्स हैं जिनको जब पैसा चाहिए था, नहीं था, तो एक जो नर्तकियां होती है, जो डांसर होती थी उस दौर में, जिन्हें तवाइफ कहते थे, एक तवाइफ ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि जो घुंघरू मैं बांधती हूं वही घुंघरू बांध के तुम भी मेरी तरह नाचो। आप सोचिए, हमारे आपके लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की शिक्षा के लिए इन्होंने घुंघरू बांधे और उसी के कोठे पे इन्होंने डांस किया, उसने पैसे दिए। यह है स्पिरिट, यह है नहीं सोचना। सिर्फ सोचना किसके लिए? अपने टारगेट के लिए जो आपने फिक्स किया है। हमारा टारगेट भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक मेडल। भगत सिंह जी, कौन वाकिफ नहीं है? जवान थे, अभी अरमान थे, शादी होना थी, डोली लाना थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने वरमाला अपनी उस दुल्हन, अपनी उस लड़की जो कभी पत्नी बनती, उसके गले में नहीं डाला, बल्कि इस देश के लिए फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में डाल लिया। यह है प्रेरणा, कमिटमेंट था। कोई जुल्म, कोई सितम इन्हें हिला नहीं पाया। हमें तो आपको फैसिलिटीज मिलती है, हमारे पास, आपके पास तमाम वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं, तमाम वो चीजें हैं जो हम हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए और भारत के लिए कुछ करना है। चंद्रशेखर आजाद, अपनी लाइफ को खत्म कर दिया, जवानी को खत्म कर दिया। अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने खुद फांसी के फंदे को चलाया। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कोर्ट में सिर्फ इतना बोलना था इन्हें कि इस जो गुनाह है, ये जो कानून तोड़ा है, उसके पीछे भारत के लिए मैं नहीं था। इन्होंने कहा कि अगर 1000 बार भी मुझे फांसी दी जाए तो मैं नहीं हटूंगा। और वहां पर इन्होंने ये शब्द कहे थे जो स्क्रीन पे लिखे हैं कि कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे, डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ाएंगे। अब हमारा हर पैर कहां बढ़ना है? बस सिर्फ ओलंपिक मेडल की तरफ। और ये हम सब के प्यारे इस राष्ट्र के महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, सूट में रहते थे,
एक शान थी, एक लाइफ थी, लेकिन सब छोड़ा, एक कमिटमेंट किया अपने आप से कि मैं अगर भारत की इस धरती मां का पुत्र हूं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये गुलाम रहे और आजादी की लड़ाई में कूदे। और फिर एक दिन ये आया कि भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, एक ही कपड़े में लाइफ का पूरा जीवन गुजार गए। मैं और आपका भी तो टारगेट होना चाहिए इसी धरती मां के, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत हैं। और आज इनकी मौजूदगी में, इस पिक्चर की मौजूदगी में, मेरे तमाम वो फेंसर बेटे और बेटियां ये अहद करें, एक कमिटमेंट लें अपने आप से कि रोजाना प्रतिदिन का जो हमारा खाने से लेकर रेस्ट तक, ट्रेनिंग तक जितना भी पार्ट है, उसके लिए कमिटमेंट आज से कर रहे हैं कि एक भी सेशन का एक पार्ट भी हम मिस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ओलंपिक मेडल है और यही हमारा कमिटमेंट अगर रहा तो फिर हम कामयाब होंगे। आप जानते हैं आज का दिन कितना महत्व वाला है। कल 15 अगस्त है। कल का दिन तो सब जानते हैं, आजाद हुआ था, लेकिन असली दिन आज है। ये वो दिन था जिसकी अगले दिन होने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वो दिन था जो हमारी धड़कनें बढ़ा रहा था। मैं अपनी इसी बात पर और इस चीज के साथ कि कमिटमेंट एक खिलाड़ी के लिए यूं जरूरी है कि हम स्पेशल पैदा किए गए हैं, और कमिटमेंट के बिना ना ट्रेनिंग हो सकती है, ना परफॉर्मेंस आ सकती है। कमिटमेंट अपने आप से करें वर्क करने के लिए, कमिटमेंट हम स्पोर्ट्स से करें अपने गेम को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस से वो ऊपर आएगा। और कमिटमेंट हम किसके लिए करें? सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। फिर बच्चों सोचो, थोड़ी देर के लिए एक कुछ सेकंड को आंख मीच लो और अपने आप को वहां खड़ा देखो कि फिर आने वाले कल में, इसमें नहीं किसमें, तो 24 नहीं तो 28 में आपकी एज इतनी है कि फिर वो दिन आएगा कि ओलंपिक का मैदान होगा, वहां का पोडियम होगा, वहां वेट लिफ्टिंग हॉल होगा, वहां फेंसिंग हॉल होगा, और वहां पर विक्ट्री स्टैंड लगा होगा, और उसके ऊपर फर्स्ट प्लेस पर आप खड़े होगे, आपके गले में गोल्ड मेडल होगा, और उस वक्त हमारा तिरंगा फहराता होगा, और उस वक्त नेशनल एंथम बजती होगी, और फिर पूरे भारत का हर भारतीय जो इस धरती मां से मोहब्बत करता है वो अपने दिल दिल में ये बात कहता होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, यह गुलसिता हमारा। और वो आपके इस कमिटमेंट में से होगा। आओ हम कल आजादी मनाने से पहले अपने आप से कमिटमेंट लें, इस देश के लिए, इस भारत के लिए, स्पोर्ट्स को करने का, ट्रेनिंग करने का, और फिर रिजल्ट में बदलने का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. You are a Thank you, good sir. speaker. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Mal ko isa tayo, sir. Pandian, any question? Thank you, sir. No, sir. There are no questions. The chat box. धन्यवाद Question na more. Alyasa sabi. Wonderful, sir. Ibig say. Nakalakse. Dada class ke kor. Bal class. Sir, there are no questions in chat box also, sir. Only thank you are there. Sir, only it is thank you coming. There is no other questions. So, sir, thank you very much for you for this session, sir. बहुत अच्छी तरह से आपने कमिटमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह दिया। हमें भी प्रेरणा हुआ कि हाउ टू मेक कमिटमेंट। चिल्ड्रंस भी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। बहुत सारे जुड़े रहे हमारे साथ। So, thank you very much, sir. So, tomorrow it will be the function. Sir? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसे यहाँ तो है सर पूरा। अच्छा, मुझे वैसा नहीं पता। कोई नहीं। क्वेश्चन तो नहीं है? मैं जो बोलूँगा सुनेगा ना। हाँ, मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी सर, हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, ओके। ओके सर। So tomorrow our थैंक यू function will be- वेरी मच। और खास तौर से जो आप लोग बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं उसके लिए आप सबको आजादी की मुबारकबाद। और इसी स्पिरिट के साथ उम्मीद है कि हम एक दिन आपको
भारत के लिए मेडल लेते हुए देखेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Thank you, sir. Tomorrow our function will be at 7 a.m. It will be for unfurling of the national flag by our Colonel Shri Bishnoi sir. It will be at 7. So all are requested to attend the function. Thank you very much. Bye bye.